नमस्कार श्रोताओं, मैं ललिता बिष्ट, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला एआई संवाद के 5वें एपिसोड के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप हमें सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर, और आज के हमारे इस रेडियो संवाद का टाइटल है एआई इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। यह श्रृंखला समर्पित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को समझने के लिए, उसकी संभावना को पहचानने के लिए और उससे जुड़ी सामाजिक, तकनीकी तथा नैतिक पहलुओं पर संवाद स्थापित करने के लिए। आज के इस एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए भविष्य निर्माण की नींव भी रखता है। इस चर्चा में इस संवाद को और भी समृद्ध बनाने के लिए मेरे साथ उपस्थित है मेरे सहकर्मी डॉक्टर नीलिमा बुधानी मैम। नमस्कार श्रोताओं। और मिस हिमानी शाह। नमस्कार मैम। जो विषय के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं नीलिमा मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम, आपकी दृष्टि में भारत में एआई का वर्तमान परिदृश्य क्या है? धन्यवाद ललिता मैम। देखिए मैम, भारत में एआई का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, यह देश के डिजिटल परिवर्तन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और साथ ही जैसे आप देख रहे हो एआई का कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों की रिपोर्ट्स का विश्लेषण करना है और उसका प्रेडिक्शन, जैसे कि कौन सी बीमारी इसको मरीज को हो रही है या इसका कौन सा हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए या इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उसका इससे एआई का बहुत अच्छे से कि हमारा एक्सपर्ट सिस्टम हमने एआई में हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जो इनिशियल एक्सपर्ट सिस्टम माइसिन डेवलप हुआ था, जो माइसिन मतलब ऐसे जो शुरू में शुरुआती एक्सपर्ट सिस्टम थे, हाँ, जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए बस एक माना आपके पास फिजिशियन अवेलेबल नहीं है तो फिजिशियन का रोल प्ले करने के लिए वो डेवलप हुए। इसी तरह के तो अब ये तो हम लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। काफी एडवांस हो चुका है मेडिकल फील्ड में इस चीज का यूज। और आगे हम बात करें तो रोबोटिक्स सर्जरी में भी हम एआई का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे ही कृषि में बात करें तो फसलों की निगरानी के क्षेत्र में हो गया, या मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, मतलब कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, इसको हम एआई की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही कीट नियंत्रण के लिए भी आप एआई बेस्ड सेंसर और ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में एआई टूल्स से छात्रों की सीखने की शैली के अनुसार उनके अनुकूल अध्ययन सामग्री भी हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। आगे रक्षा और ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो ड्रोन निगरानी हो गई, इसका उपयोग करके हम अपनी जो भारत की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा और आपात स्थिति में सहायता के लिए मदद ले सकते हैं। ऐसे ही स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से शहरों में ट्रैफिक जाम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। भारत सरकार का नेशनल एआई मिशन भारत को वैश्विक एआई लीडर बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिसमें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना और रोजगार व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। और लास्ट में मैं कहूंगी कि स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान जैसे कि आईआईटीज एंड नेस्कॉम मिलकर नए नए इनोवेशन ला रहे हैं, जिसमें हजारों स्टार्टअप एआई टेक्निक का प्रयोग करके नई नई समस्याओं का समाधान भी निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने नीलिमा मैम से जाना कि भारत में एआई का वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो अब हम इसके साथ ललिता मैम से जानना चाहेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण से एआई कैसे अवसर ला रहा है। देखिए, मेरे अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से भी एआई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभी हम देख सकते हैं, अगर हम जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया कि मेडिकल फील्ड में एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी तरह अगर हम देखें तो टेलीमेडिसिन जो है, जिसमें एआई आधारित सेवाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है।
ऐसा पॉसिबल है कि बहुत दूर दराज एरिया, जो रिमोट एरियाज है, वहां विशेषज्ञ डॉक्टर, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी एडवाइस पहुंच सकती है, मतलब उनकी सलाह वहां के मरीज भी ले सकते हैं, मतलब जो कि हम सोच भी, मतलब ऐसे क्षेत्र जो हम पहाड़ी क्षेत्र के हैं, हम उत्तराखंड के, हम समझ सकते हैं कि रिमोट रीजन यहाँ क्या है। मतलब आए दिन पेपर में हम पढ़ते हैं कि सही टाइम में उन्हें उपचार नहीं मिला, तो उनको हाँ, इस समस्या रहते को हुए हम पहाड़ी लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं पहाड़ की कितनी बहुत बड़ी समस्या ये है कि वहां पहाड़ में रहने वाले लोग इन चीजों से वंचित रहते हैं, बिल्कुल ही ना के बराबर थी उनके लिए ये सुविधाएं। अगर हम इस टेलीमेडिसिन क्षेत्र पे अच्छे से काम करें और हर रिमोट रीजन में इसका अगर अवेलेबिलिटी कर पाए, या वहां के लोग इस चीज को एक्सेस कर पाए, तो उनके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा, जो बहुत ही कष्टकारी है, अभी भी है। अभी एआई उनके लिए वरदान का काम करेगा। वरदान ऑफ कोर्स करेगा, वरदान अगर का हम काम इसको करे, अगर ये वाकई इम्प्लीमेंट हो पाए सही तरीके से एक वेल ड्राफ्टेड वे में, पॉलिसी वेज वे में, अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाई, तो ये वाकई एक वरदान का काम करेगा। इसके अलावा ये भी मैम ने बताया था कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, ये तो बहुत ही क्लियरली एविडेंट है आज, क्योंकि जब हम देखते हैं पोस्ट कोविड हम देखेंगे तो बच्चे अब ऑनलाइन जो भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्यूटर्स है, उनकी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। और ये हमारे शहरी बच्चे ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के, रिमोट रीजन्स के बच्चे भी कर रहे हैं, और उस वजह से उन्हें वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिल पा रहा है, मतलब एक्सपर्ट टीचर्स का भी एडवाइस मिल पा रहा है वो इजीली, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकते। तो उन टीचर्स के क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं, या एक एआई बेस्ड अगर हम एडवाइस कहें तो एक उनको उस तरह का मार्गदर्शन मिल पा रहा है कि वो भविष्य में क्या क्या उनके लिए संभावनाएं हो सकती है, करियर गाइडेंस, जो कि हम अपने समय में सोचे तो उस वक्त अगर बहुत सी चीजें हमें क्लियर गाइडेंस ना मिलने की वजह से हम डाइवर्टेड रहे, या हम फोकस नहीं रह पाए। हमारी जनरेशन में वो चीज बहुत थी। दूसरी चीज है कोचिंग के लिए, जैसे कि बाहर चले जाते थे बच्चे, मतलब घर से बाहर हैं, अब घर ही में रह के उनको पर्सनल गाइडेंस मिल रही है। ये तो खैर वो जो इंटरनेट का एक्सेस है उस चीज से ही अवेलेबल। बट अगर हम एआई स्पेसिफिक बात करें तो ऐसी एआई टूल्स है, ऐसी एआई की एप्लीकेशंस अपने आप में अवेलेबल है, जो कि ऐसी काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, करियर गाइडेंस अपने आप में प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो फोकस्ड वे में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है महिला सुरक्षा। अब महिला सुरक्षा, क्योंकि बीइंग वुमेन्स हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो लड़कियां, जो भी महिलाएं घर से बाहर जाकर काम कर रही हैं, या शहरों में भी, और अब तो शायद तो हर जगह की प्रॉब्लम है, तो वो उस पर काम करना बहुत जरूरी था। तो एआई इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जैसे स्मार्ट कैमरा, फेस रिकॉग्नाइजेशन और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की मदद से यह सुरक्षा और इम्प्रूव हो रही है। जो महिला सुरक्षा दी जा रही है वो और भी इम्प्रूव की जा रही है और की जा सकती है, और संभावनाएं हैं आगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ललिता मैम। जैसे कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और कभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी महिला भी हो सकती है, बच्चा, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो उस बटन को प्रेस करे, तो उसकी सेफ्टी के लिए अकॉर्डिंगली जो भी टाइमली एक्शन हो सकते थे वो पहुंच रहे हैं। आप लोकेशन ट्रैक होके आपके लोकेशन को आपको बता देगा, तो वो चीजें आपकी जो सेफ्टी बहुत बहुत बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट इशू है, उस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा हुआ भी है और आगे होने की पूरी संभावना है। तो मैम एआई का रूरल और जो हमारे अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, कम्युनिटीज हैं, तो उसको अगर उसको एआई का यूज करना है तो उन्हें जो डिजिटल हमारी साक्षरता से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि तभी सही तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी चीजें, और जो भी हर कोई इसका सही तरीके से यूज कर सकेगा। देखिए मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम इतनी जो हमारी चर्चा थी, हम बहुत सी एआई की फैसिलिटीज जो हमें एआई प्रोवाइड कर रहा है वो डिस्कस कर चुके हैं, पर उनको अवेल करने के लिए, उन फैसिलिटीज का यूज करने के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं कि रिमोट रीजन्स पे ये चीजें हो सकती हैं, बट रिमोट रीजन्स के वो जो यूजर्स हैं उनको उन चीजों को यूज करना भी आना चाहिए। उसके लिए हमें डिजिटल साक्षरता पे काम और करना है, कि जिससे हर कोई इसको यूज कर सके। मतलब आज
कि सरकार कर जरूर रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल साक्षरता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथ जिसपे ही कार्य इसके हो लिए रहा है। इंटरनेट का भी हर कहीं एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि रिमोट एरिया, गांव, दूर दराज वहाँ के गांव network क्षेत्र में की वहाँ problem इंटरनेट रहती है। होता भी नहीं है कई जगह, और मिलता भी नहीं है, एक्सेस ही बहुत मुश्किल होती है। ये इन तो चीजों यही में चीज है, अगर हम एआई technicalities तभी पे- हम या टेक्नोलॉजी हम तभी यूज कर पाएंगे सबसे पहले वहाँ जब पे इन चीजों गवर्नमेंट से के द्वारा overcome हो सके। इंटरनेट फैसिलिटी वही 24 आवर्स अवेलेबल हो। क्योंकि और कितनी जगह तो मैम रूरल एरिया में हमारा फोन ही इंटरनेट काम नहीं करता, फोन ही काम एआई नहीं तो बहुत करता। दूर की बात है। हाँ, वही एक तो नॉर्मल मेन नेट चीज ये भी है, साथ ही साथ हमें बाकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे एआई की चुनौतियां, ये ये बहुत बड़ी इसी के चुनौती अंतर्गत है। है। तो हम आगे बढ़ते हुए भारत में एआई की क्या चुनौतियां हैं, इसी पे चर्चा कर हाँ, लेते हैं। चलिए यही कर लेते हैं। मैं हिमानी मैम से पूछना चाहूंगी कि भारत एआई के क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए मैडम, एआई के क्षेत्र में भारत प्रमुख रूप से जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वो है, सबसे पहले जो है हमारी डेटा की गुणवत्ता। हमारे जो देश में जो डेटा सेट होते हैं वो पहले तो पूरे नहीं होते हैं, और जो डेटा होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक पक्ष का उसमें ज्यादा असर होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डेटा क्या है, बायस है। तो उससे क्या होगा, अगर आप बायस डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इशू तो ये है कि ऑथेंटिक डेटा हाँ, मिलना की यहाँ पे कमी मुश्किल है। है। हाँ, ये सबसे अहम चुनौती है। अगर हम दूसरी बात करें तो जो है कि हमारे जो ट्रेनर हैं एआई में, हमें जो ट्रेन कर सके उन ट्रेनर्स की कमी है। जो स्कूल, कॉलेजेस, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, वहां हमारे जो एआई ट्रेनर है, अगर वही ट्रेनर, हमें सही ट्रेनर की जरूरत है जिससे कि वो बाकियों को सही तरीके से ट्रेन कर सके। और दूसरी चीज है, अगर क्योंकि एआई में क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है कि जो हमारी प्राइवेसी है वो उसको खतरा है कि वो सही तरीके से, उसका कोई गलत तरीके से यूज ना कर सके, साइबर हैकिंग हो सकती है। तो ये अहम चुनौतियां हैं। और साथ ही हम सेफ्टी की भी हाँ, बात करें, सेफ्टी की भी बात कर प्राइवेसी, सके। और एक्सेसिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं कि तो हम जो अपना डेटा दे रहे हैं, कितने बार अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग तो अपना सिर्फ आधार नंबर भी शेयर नहीं कर सकते, और उसमें तो हमारा हर तरीके का डेटा जा रहा है ना, तो वो डेटा सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं। तो हमें, क्योंकि ये चीज हमने हाल हाँ, उसमें जो देखा कि हम चीजें टेक्नोलॉजी वाइज हम जितने भी एडवांस हो रहे हैं उसके साइड कहीं ना इफेक्ट्स कहीं भी उसका हैं। हम देखते हैं दोनों साइबर चीज होगी क्राइम्स ना। बढ़ गए हैं, साइबर फ्रॉड तो हो ये रहा है कि आप जो डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं वो वहीं तक रहे, आगे उसका गलत तरीके से यूज ना हो डेटा की सके। प्राइवेसी और तो सिक्योरिटी। ये हमें अपने जो लोग हैं उनसे इनको हाँ, मतलब बिल्कुल आप सही आपसे- कह रहे हैं। जैसे अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि गूगल ने भी इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारे अरबों जो ग्राहक हैं उनका जो प्राइवेट डेटा, उनके इवन पासवर्ड तक लीक हो गए हैं। हाँ। तो आपसे सबसे अनुरोध भी आया था कि आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो इस तो तरह ये से अहम तो चुनौती है चुनौतियां इस तो समय, हैं अगर ही हम इसमें। एआई पे क्योंकि काम कर कब- रहे हैं। जब भी कोई भी हम जो भी प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल कराए हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो इनका जब अपडेशन होता है, तो ये जो डेटा टेस्टिंग पर्पस हमारे यूजर्स का डेटा ही उसी पे तो टेस्ट हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसका कितना सही तरीके से यूज हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद हिमानी, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो मैं दूसरा मतलब प्रश्न करना चाहूंगी, एक प्रश्न मैं ललिता मैम से करना चाहूंगी कि क्या, ये बताइए मैम, एआई की वजह से क्या नौकरियां हमारी खतरे में भी हैं? अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हाँ, हम ये आजकल ऐड भी आता है और हम इसी एआई फील्ड के आपकी हैं, नौकरी खा सकता है। और हम कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, तो हमारे लिए भी अगर ये ऐसा है तो ये हमारे लिए भी खतरा है। अगर मैं आप मेरा दृष्टिकोण इस विषय में जानना चाहेंगे, तो अगर हम सामाजिक और करियर के दृष्टि, कई परंपरागत नौकरियों को बदल देगा। मतलब जो चली आ रही है रूटीन में, वो तो बदल देगा, पर विशेषकर जैसे दोहराव वाले कार्य जो रिपीटेड वे में वर्क होते, उनको जरूर एआई बदल देगा। मतलब ये है कि चीजें बहुत मैनुअल वे में जब काम होते थे तो बहुत बार चीजें रिपीटेड वे में हो रही थी, तो उतनी आवश्यकता, उतनी नौकरियां नहीं होंगी। उस माना कोई ऐसी पोस्ट है जो जहाँ पर काम का रिपीटेशन है, हाँ, वहां रिपीटेशन तो रिडंडेंसी हट जाएगी। लेकिन एआई नई नौकरियों को उत्पन्न भी कर रहा है, जैसे डेटा साइंस, जो आज की लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजीज पे नौकरियां जा रही है, तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर तो हम इसको, ये विविधता दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मतलब वर्सेटैलिटी बहुत है, जिसमें हम
काम कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज उसके हिसाब से ऐसी चीज तब भी आई थी मैम जब कंप्यूटर आया था कि कंप्यूटर आते ही ऑफिस में कर्मचारी जाएंगे, और वो एक ट्रांजिशन फेज होता है हाँ। जिसमें ये इफ्स एंड बट्स के संभावनाएं हमेशा तो रहती वही है। चीज हम अभी एआई के टाइम में भी फेस कर रहे हैं। वैसे हाँ, भी हमें मुझे कोई भी नई चीज आती है तो उसके प्रोस कॉन्स तो हर कहीं हाँ, होते मैम। हैं ना। तो अब आइडिया वो के हम पे साथ है एज अ ही। यूजर, क्योंकि देखिए अगर एआई की भी बात करें तो एआई को हम यूज कर रहे हैं। एआई तो कोई ना कोई, वो तो ह्यूमन ही है ना जो उसको यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। यूजर्स हम ही हैं, तो वो हमें, अगर हमें उसकी नॉलेज है तो हमारी तभी नौकरी उसको जाने की कोई संभावना नहीं है। मेन चीज है कि आप नॉलेज गेन कीजिए उस चीज के रिगार्डिंग। तो अगर आप नॉलेजेबल हैं तो तब दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है। समाधान हम देख सकते हैं कि रीस्किलिंग, पुनः कौशल विकास किया जा सकता है, या फिर अपस्किलिंग, उन्नत कौशल विकास किया जा सकता है। देखिए रीस्किलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने कर्मचारियों को बदलते टेक्निक, जो भी टेक्निकल चीजें बदल रही है उसके अनुसार उनको एजुकेट किया जाए। और अपस्किलिंग यह है कि उद्देश्य कर्मचारियों के मौजूदा कौशल को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये समाधान है उस चीज का कि हम अपने जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको रीस्किल या अपस्किल कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। आगे बढ़ते हुए तो अब मैं नीलिमा मैम से पूछना चाहूंगी कि फ्यूचर में जो हमारा देश है भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कैसे मिल सकता है मैम? देखिए हिमानी, भारत में एआई नेतृत्व हासिल करने की पूरी क्षमता है। आपको पता है हमारा देश हर मामले में सबसे अग्रणी है। तो जैसे कि इसमें हम सबसे पहले बात करें तो भारत की विशाल युवा शक्ति जो कि तकनीक को तेजी से सीखने और अपनाने में सक्षम है, देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकती है और यह जनसांख्यिकी लाभ भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ऐसे ही नंबर दूसरी बात करें, भारत की आईटी के क्षेत्र में मौजूदा जो मजबूती है, जैसे कि यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो एआई के विकास के लिए यह एक मजबूत और विश्वसनीय आधार प्रदान कर सकती हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो आजकल आप सुन रहे होंगे जैसे कि स्टार्टअप्स, है ना। हाँ। तो इनोवेटिव स्टार्टअप कल्चर से भी भारत में हजारों एआई आधारित स्टार्टअप जैसे कि हेल्थ केयर, शिक्षा, फाइनेंस और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए नए इनोवेशन कर रही हैं, जिससे कि देश एआई के क्षेत्र में मजबूत बन रहा है। स्टार्टअप को तो हमारा देश खुद ही इतना प्रमोट कर रहा कर है। जो हमारी गवर्नमेंट प्राइम इतनी सारी मिनिस्टर पॉलिसीज आ रही हैं स्टार्टअप के लिए, वो उनको इनफैक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस में इंक्यूबेशन cells इनोवेशन भी बनी हुई हैं। सेंटर्स बने हुए हैं जहां बच्चों तक जो क्रिएटिव ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, स्कूल लेवल के बच्चे हैं, उनको जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्लोर करने का मौका और उन्हें मिल रहा एड भी है। मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, उन्हें सारी फैसिलिटीज, एड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका मतलब स्कॉलरशिप्स या फंड्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड इस तरह भी से आप किए जा देख रहे रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं या इस तरह के बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो एआई रिसर्च और नीतियों में भी जैसे कि भारत सरकार, शिक्षा संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र मिलकर एआई रिसर्च, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और न्यायपूर्ण ट्रांसपेरेंट पॉलिसियां बना रहे हैं, जो कि भारत को वैश्विक नेतृत्व हासिल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद हिमानी। धन्यवाद मैम। आगे बढ़ते हुए मैं हिमानी मैम से पूछना चाहूंगी कि समाज को एआई के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना होगा कि जो एआई मशीन है वो मानव की सहायता के लिए बना एक उपकरण है, ना कि उनके लिए एक विकल्प है। दूसरी चीज है कि शिक्षा में जो हम एजुकेशन में बात करें तो जो कॉलेज स्तर पर एआई की बुनियादी समझ को हमें उनमें डेवलप करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से उसको यूज कर सके। अगली हम चुनौती की बात करें डिजिटल नैतिकता की, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमने बात कही थी डेटा गोपनीयता की, हमारे जो डेटा है वो सेफ रहे, आगे उसका गलत तरीके से यूज नहीं हो सके। तो यही इसके अहम चुनौतियां हैं। अगर हम इस पे सही तरीके से काम कर सके तो हम एआई को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारे और समाज हमारे में इसका देश का तालमेल बैठ सकता है, जिससे कि हर कोई इसका मैक्सिमम यूज कर सके। थैंक यू हिमानी मैम। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद श्रोताओं। तो श्रोताओं, आपने सुना कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में विकास का इंजन बन सकता है। अगर हम इसकी चुनौतियों को सही तरीके से संभाल लें
तो हम एआई को सही बहुत तरीके से यूज कर सही सकते हैं। पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। धन्यवाद नीलिमा मैम और धन्यवाद हिमाली मैम। धन्यवाद। आपने आज के कार्यक्रम को बेहद जानकारीपूर्ण और विचारों तक बनाया। धन्यवाद मैम। थैंक यू श्वेता सुनने के लिए।